हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है वो उत्तर प्रदेश विशेष से लेकर टॉपिक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश का जो कला संस्कृति ये क्या है नृत्य, इसके बारे में हम लोग विशेष बात करेंगे क्योंकि इसका एक अहम रोल होता है आपके एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आपने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चनों को फॉर्मेट किया गया है, तो उसी के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चनों को आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिएगा देखते हैं आज के क्वेश्चनों को लेकर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शनों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाता है सी ऑप्शन, यानी कि खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी समझना पड़ेगा कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो काफ़ी बहुत बड़े एक विद्वान रहे और कई सारे चीज़ों का इन्हें जनक भी माना जाता है। और अमीर खुसरो कहीं ना कहीं ये फारसी और बात करें हिंदी और उर्दू, ये कई सारी भाषाओं के क्या थे, ज्ञाता थे। तो अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो का जो जन्म है वो 1253 में होता है। कहाँ पर, तो एक जगह पड़ता है पटियाली, पटियाली गाँव है बेसिकली। और ये कहाँ पे, कासगंज जिले में। वर्तमान में तो कासगंज में है, लेकिन कासगंज पहले वो एटा में था। तो अगर कासगंज ना दिया हो तो एटा भी ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो जो है ये कम से कम 7 सुल्तानों का काल अपने जीवन में देख चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, खड़ी जो बोली है, खड़ी बोली को हम लोग इसे कौरवी भी कहते हैं। ठीक है, खड़ी बोली को हम लोग कौरवी भी कहते हैं। ठीक है, खड़ी बोली को हम लोग कौरवी कहते हैं। हालांकि जो राहुल शंकरतायन है, तो राहुल शंकरतायन ने खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा था। अगला देखिए, जो अमीर खुसरो से संदर्भ में जो हम लोग बात करते हैं, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की अगर हम बात करते हैं जन्म से लेकर, तो वे 1253 में होता है। ठीक है, कब होगा, तो 1253 में होता है इनका जन्म। ठीक है, और इनका जन्म होगा कहाँ पर, तो पटियाली, ये क्या आपका गांव है। और वर्तमान में ये यूपी का जिला एक है, कौन सा, तो कासगंज। ठीक है, कासगंज यहाँ पर। हालांकि कासगंज की बात की जाए तो कासगंज का जो इससे पहले जो इसका नाम था वो था मान्यवर काशीराम नगर, भी इसे कहते थे पहले, कासगंज को कहते थे। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में कासगंज ना दिया हो तो फिर आपको एटा ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि कासगंज जो जिला बना है वो एटा से अलग होकर ही बना है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है, वास्तविक अगर नाम की बात करते हैं तो ये नाम था अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन, अबुल हसन। तो इनका वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो से संबंधित अगर बात की जाए तो इनको हम लोग जो आपका तबला हो गया, सितार हो गया, इसके अलावा कव्वाली हो गया, इसके अलावा तराना हो गया, वह पहेलियों पहेलियों का इन्हें जनक माना जाता है, जनक माना जाता है। बाकी खड़ी बोली का जनक तो माना जाता ही जाता है, बाकी इन सब का भी इन्हें जनक माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो की अगर बात करते हैं तो इनके जो गुरु थे, इनके गुरु के नाम की अगर बात करें तो उनका नाम था निज़ामुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया। और निज़ामुद्दीन औलिया के अगर गुरु की बात करें कि इनके गुरु कौन थे, तो उनका नाम था बाबा फरीद। ठीक है, बाबा फरीद, बाबा फरीद। तो निज़ामुद्दीन औलिया के भी गुरु का क्या नाम था, तो बाबा फरीद था। और अगर और बात करते देखिए, निज़ामुद्दीन औलिया
और अमीर खुसरो, इन दोनों लोगों का जो मकबरा है वो दिल्ली में है, ठीक है। वो कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। तो यहीं पे कहीं लिखेंगे कि अमीर खुसरो अमीर खुसरो और जो निज़ामुद्दीन औलिया है, औलिया का जो मकबरा है वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। तो ये बातें कुछ आपको अमीर खुसरो से ध्यान रख लेना है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है कि उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए यह लिखा है यहाँ पे क्षेत्रीय, ये क्षेत्रीय केंद्र की बात की गई है, ठीक है। क्षेत्रीय केंद्र की बात की गई है। तो चार ऑप्शन आपके इलाहाबाद यानी प्रयागराज, लखनऊ, अलीगढ़ या कानपुर। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो कौन सा है? लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में है ललित कला अकादमी का जो क्षेत्रीय केंद्र है वो। बाकी ललित कला अकादमी का जो मुख्यालय है वो तो दिल्ली में है, ठीक है। अगर देखा जाए कि ललित कला अकादमी ये है कहाँ पे? तो ये है दिल्ली में। तो इसकी जो क्षेत्रीय जो कह सकते हैं केंद्र है या क्षेत्रीय जो ब्रांच है वो हमारे यूपी में कहाँ पे है? तो वो यूपी में हो जाएगा कहाँ पे? तो वो लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ पे? लखनऊ में हो जाएगा। तो इसका जो उद्देश्य रहता है, इसका उद्देश्य रहता है कि जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको प्रोत्साहन करना और जो हमारी जो ललित कलाएँ हैं उनको विकास करना, ठीक है। ये इसका क्या एक उद्देश्य रहता है इसका, ठीक है। तो इसका उद्देश्य की बात करते हैं कि उद्देश्य क्या है। तो कलाकारों को क्या करना? तो प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो जो ललित कला ये क्षेत्रीय वाली एकेडमी है, ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रदेश के जो संस्कृति विभाग है, संस्कृति विभाग के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर अगला है कि सितार मिश्रण है किसका। यानी कि जो सितार क्या है, क्या आपका वाद्य यंत्र है, वो दो वाद्य यंत्रों का क्या है? मिश्रण है। यानी कि दोनों वाद्य यंत्रों को मिलाने से वो सितार का निर्माण होता है। तो क्या ऑप्शन सही है इसमें? बांसुरी बीड़ा, सारंगी बांसुरी, बीड़ा तंबूरे या बीड़ा पियानो, ठीक है। तो सही आंसर इसमें है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीड़ा और तंबूरा। तो इन दोनों का मिश्रण कहलाता है क्या? आपका सितार कहलाता है। जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीन नमूने किस काल के मिलने हैं? मौर्योत्तर काल के, गुप्तोत्तर काल के, गुप्त काल के या मौर्य काल के। तो इन ऑप्शनों में आपको देख के लगेगा कि इनमें से कौन सा काल है जो काफी पहले रहा है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कौन सा? मौर्य काल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? मौर्य काल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें सवाल आपसे कुछ ऐसे ही बन सकता है कि जो मौर्य काल है, मौर्य काल के अगर हम देखा जाए संस्थापक अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वो आपके कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है। और ये कब की बात है? तो 322 ईसा पूर्व, ठीक है। कौन है? 322 ईसा पूर्व, ठीक है। इनके ही चंद्रगुप्त मौर्य के ही जो कह सकते हैं कि प्रधान मंत्री या फिर इनके गुरु भी कह सकते हैं, वो कौन थे? तो चाणक्य या जिसे हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य, ठीक है। क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं। इसके अलावा देखिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, चंद्रगुप्त जो मौर्य है इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी, महाराजाधिराज
की क्या की थी, उपाधि हासिल की थी। ठीक है, जबकि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्होंने विक्रमादित्य की क्या की थी, उपाधि को धारण किया था। ठीक है, तो मौर्य काल में हमारे यूपी में इनके प्राचीन क्या मिलते हैं, नमूने देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थापत्य की सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना कौन सा है, इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, ताजमहल या अटाला मस्जिद। तो देखिए जो इसमें सही आंसर है आपका हो जाएगा कौन सा, अटाला मस्जिद हो जाएगा। तो जो अटाला मस्जिद है ये बेसिकली है कहाँ पर, तो ये है कहाँ पर, तो जौनपुर में है। ठीक है, जौनपुर में है। ठीक है, जौनपुर में है यानी यूपी में। ठीक है ना, जौनपुर में है। जो अटाला मस्जिद है इसका जो निर्माण की बात करते हैं, इसका जो निर्माण है वो 1408 ईस्वी में 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी द्वारा होता है। ठीक है, इब्राहिम शाह सरकी द्वारा ये निर्माण कराते। अटाला मस्जिद ये सरकी शैली का क्या है, उत्कृष्ट क्या है, ये आपका एक नमूना हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पूछेगा कि जौनपुर में किसका शासक था, या किसका शासन था, तो सरकी वंश का था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जौनपुर की जब बात आती है स्थापना की लेकर बात आती है कि जौनपुर की स्थापना की हम लोग बात करते हैं, तो कि इसकी स्थापना कौन कराएगा, तो ये कराएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी इसे बोलते हैं FST, यानी फिरोज शाह तुगलक जौना खां, यानी कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां की याद में। ठीक है, तो FST यानी फिरोज शाह तुगलक जौना खां की याद में, यानी जौना खां क्या उपाधि है, तो वो किसकी उपाधि है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि है, तो उनके याद में ये स्थापना कराया जाता है। और जो जौनपुर आप देखेंगे तो ये एक नदी है, रिवर, उस नदी के किनारे है। तो जौनपुर जो है ये ध्यान रखना कि ये गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, गोमती नदी के क्या है, ये किनारे हैं। और जौनपुर देवर करें तो यहाँ पे जौनपुर में ही शीतला चौकिया धाम है। ठीक है, जौनपुर में ही आपका शीतला चौकिया धाम है। ठीक है, तो शीतला चौकिया धाम यहीं पे है, कहाँ पे, जौनपुर में। और आपने सुन रखा होगा कि जौनपुर से ही एक बड़े ही फेमस आचार्य आते हैं जिनका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जो हैं वो जौनपुर के हैं, जिनको अभी हाल ही फिलहाल में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है ना, गुलजार मतलब संपूर्णानंद कारला जो गुलजार हैं और आपके जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं। ठीक है, तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो वो कहाँ के थे, जौनपुर के थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अटाला मस्जिद के संदर्भ में। ठीक है, बाकी जो इमामबाड़े की बात करते हैं तो इमामबाड़े का जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो होता है कब, 1784 में, किसके द्वारा, तो अस्फुद्दौला। ठीक है, अस्फुद्दौला, तो ये अवध के नवाब कौन थे, अस्फुद्दौला, तो इनके द्वारा क्या होता है, इसका निर्माण होता है। बाकी जामा मस्जिद और ताजमहल दोनों का निर्माण शाहजहां द्वारा होता है, शाहजहां द्वारा होगा। ठीक है, तो जामा मस्जिद कौन सी जामा मस्जिद, जो दिल्ली में है, ये वाली, क्योंकि कई सारी जामा मस्जिद है तो ये दिल्ली वाली बेसिकली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, सोनभद्र का, महोबा का, मथुरा का या खीरी का। ठीक है, तो ये इसमें जो सही आंसर है आपका वो है कौन सा, सोनभद्र। कौन सा है आपका, सोनभद्र है। तो कर्मा जो नृत्य है ये खरवार जनजाति द्वारा होता है। कर्मा नृत्य खरवार जनजाति के द्वारा
ये नृत्य कराया जाता है, ठीक है, और यह किया जाता है। जो कर्मा नृत्य है ये पर्यावरण का प्रतीक भी है, ये पर्यावरण का प्रतीक भी माना जाता है कर्मा नृत्य, ठीक है। तो ये कौन सी जनजाति करती है, तो खरवार जनजाति करती है। तो खरवार जनजाति मूलतः ये झारखंड के पलामू क्षेत्र में निवास करती है, लेकिन अब झारखंड का हिस्सा सोनभद्र से लगा हुआ है, तो इसलिए कर्मा नृत्य जो है वो खरवार जनजाति यूपी में भी फेमस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा कहाँ पे, तो सोनभद्र में। और हमने पढ़ाई है कि सोनभद्र जो है यूपी में सबसे अधिक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वाला क्या है, ये आपका जिला भी है, ठीक है। तो देखिए, अच्छा और भी अगर हम बात करते हैं, कुछ और भी हमारे लोक नृत्य हैं जो उनको ध्यान रखिएगा। जैसे कर्मा तो हो गया लोक नृत्य इसका है, जैसे आप देखिएगा एक होगा आपका चरकुला, ठीक है। चरकुला जो आपका लोक नृत्य है ये ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है। कहाँ पर, तो ब्रज क्षेत्र। तो ब्रज क्षेत्र बेसिकली हम लोग किसे बोलते हैं, मथुरा को कहते हैं। किसे बोलते हैं, मथुरा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो महिलाएं होती हैं, इसमें महिलाएं 108 दीपकों का जो चरकुला है, चरकुला, तो चरकुला को हम लोग बोलते हैं पिजरा, चरकुला कहते हैं हम लोग, पिजरा कहते हैं। तो महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं, ठीक है। तो ये चरकुला बड़ी फेमस है, ध्यान रखना। कहाँ का है, तो ब्रज क्षेत्र का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। किसका, तो चित्रकला का। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। देखो हुमायूं की बात करें तो हुमायूं के समय में जो आपका चित्रकला का नींव पड़ा था, चित्रकला का नींव पड़ा था, नींव पड़ा। लेकिन ये चित्रकला किसके शासनकाल में ज़्यादा अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची, या उसमें ये चित्रकला का ज़्यादा प्रभाव शुरू हो गया, या ज़्यादा चित्रकार उसमें अपना रुचि अपना दिखाने लगे, तो वो था कौन, जहांगीर था, ठीक है। तो जहांगीर के अगर दरबार में बात करें तो कुछ चित्रकार हैं इनके दरबार में, अगर बात करें तो जो प्रमुख चित्रकारों की बात कर लेंगे, चित्रकार तो दो चित्रकार बड़ी फेमस इनके, उस्ताद मंसूर खां थे, और एक का नाम था अबुल समद, ठीक है, अब्दुल समद। तो ये फेमस चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में, ठीक है। जो शाहजहां है, शाहजहां के अगर हम लोग काल की बात करते हैं तो इसे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। कला का स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। बाकी जहांगीर के बारे में ध्यान रखना, जहांगीर ने ही अपने राजधानी में न्याय की जंजीर लगाई थी, ठीक है। तो न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई थी अपने राजधानी में, तो वो कौन होगा, जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा में गाया जाने वाला लोकगीत है, ठीक है, कजरी, बिरहा, रसिया या चैता, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा
वर्षा में, यानी ऋतु वर्षा गीत है, वर्षा ऋतु गीत है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें सही हो जाएगा कौन सा? कजरी हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी कजरी की बात करते हैं, तो जो कजरी कजरी एक वर्षा गीत है, वर्षा गीत है जो मिर्जापुर के कहाँ पर? तो विंध्यवासिनी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर में गाया जाता है, गाया जाता है। ठीक है, तो जो मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी देवी मंदिर है, तो वहाँ पे ये प्रसिद्ध है लोकगीत वहाँ का। बाकी ये ऐसा नहीं है कि केवल वहीं पे गाया जाता है, इसके अलावा भी और भी क्षेत्रों में गाया जाता है, लेकिन वहाँ का फेमस है, मिर्ज़ापुर का फेमस है कजरी लोकगीत। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जो ये रसिया और चैता की बात करते हैं, तो ये दोनों पूर्वांचल के लोकगीत, ये भी लोकगीत हैं, लेकिन ये दोनों कहाँ के हैं? तो पूर्वांचल के हैं। ठीक है, पूर्वांचल के हैं। ठीक है, बिरहा की बात करेंगे तो बिरहा भी क्या आपका पूर्वांचल का ही है, हमारे यूपी में पूर्वांचल का है। ठीक है, वैसे बेसिकली बिरहा जो हो वो यादव समाज द्वारा, जो अहिर समाज है वो गाया जाता है, उनके द्वारा गाया जाता है। तो बेसिकली वो बिहार का, लेकिन हमारा यूपी का पूर्वी क्षेत्र बिहार से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इनका प्रभाव वहाँ देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ के हो जाते हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। अब यहाँ लिखा है कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था, यानी कि कुल मिला के न्यू किसके समय पड़ी थी? तो न्यू जो पड़ी थी वो पड़ी थी किसके समय में? तो हुमायूं के समय में पड़ी थी। ठीक है, हुमायूं के समय में पड़ी थी। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा हम लोग और अगर बात कर लेते हैं, जैसे अकबर की बात करेंगे, तो ये सवाल आपसे पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने अपने कार्यकाल में क्या किया है? तो कि अनुवाद विभाग की स्थापना की। ठीक है, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। अनुवाद विभाग की स्थापना, ठीक है, इसने कर रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपके यूपी में जो प्रमुख मेले लगते हैं ना, इनसे सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो यूपी में एक मेला लगता है सैयद सलार मेला, और ये कहाँ लगता है? तो 4 ऑप्शन दिए, बहराइच में, गोंडा में, बाराबंकी में, लखनऊ में। तो सही आंसर कौन सा इसमें है? कौन सा? बहराइच में। तो जो सैयद सलार जो मसूद गाजी हैं, इनका जो मकबरा या कैसे समाधि स्थल बना है वो बहराइच में ही बना है। ठीक है, बहराइच में ही बना है, तो ये यहाँ पे लगता है। ठीक है, बाकी का बाराबंकी की बात करेंगे तो बाराबंकी में एक जगह पड़ेगा, कौन सा? देवा शरीफ। ठीक है, देवा शरीफ। तो देवा शरीफ में यहाँ पे जो हाजी वारिस अली शाह है उनका दरगाह है। ठीक है, हाजी वारिस अली शाह का क्या है? मकबरा है, और यहाँ पर भी मेला लगता है। ठीक है, यहाँ पर भी मेला लगता है। लेकिन कुछ अगर देखेंगे यूपी में प्रमुख मेलों की अगर बात कर लें 2-3, तो वो आपसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए अगर सवाल आता है आपका कि देवी पाटन मेला आपका कहाँ लगता है? तो ये लगता है बलरामपुर में, बलरामपुर में लगता है। बाकी अगर आता है आपसे नौचंदी मेला की बात करते हैं, तो ये लगेगा कहाँ पर? मेरठ में लगता है। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो हरिदास जयंती मेला, हरिदास जयंती मेला, तो ये लगता है आपका निधिवन वृंदावन। ठीक है, कहाँ पे? तो मथुरा में, मथुरा में लगता है। ठीक है, मथुरा में लगेगा। ठीक है, इसके अलावा
आप देखेंगे तो एक आपका है बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर एक स्थान है, गांव है, कहाँ पे, तो आगरा में। कहाँ पे लगा गया, आगरा में, ठीक है। इसके अलावा ददरी मेला है आपका, ठीक है, ददरी मेला, ददरी मेला, तो ये लगता है आपका कहाँ, बलिया में, ये लगता है बलिया में। तो ये कुछ आपके प्रमुख मेले, इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लग रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद किस शैली से संबंधित है? तो ब्रज शैली से, मथुरा शैली से, या मुगल शैली से, या मिर्जापुर शैली से, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर आपका है वो है कौन सा आपका, तो मुगल शैली, ठीक है। तो मुगल शैली के ही ये क्या है, प्रसिद्ध चित्रकार है सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, ठीक है। अब देखिएगा मुगल शैली की बात करें तो मुगल शैली, ठीक है, का सर्वोत्तम जो नमूना है, मुगल शैली का जो सर्वोत्तम नमूना है वो है कौन सा आपका, तो वो है ताजमहल। कौन सा है, ताजमहल, ठीक है, ताजमहल है जो कि आगरा में है, ठीक है। तो मुगल शैली जो है इसे हम लोग, मुगल शैली को हम लोग आगरा शैली भी कहते हैं, मुगल शैली को हम लोग आगरा शैली भी कहते हैं, आगरा शैली भी कहते हैं, आगरा शैली भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो मथुरा शैली की बात करते हैं तो मथुरा शैली में ही सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, बुद्ध की प्रतिमा बनी थी, ठीक है। तो बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनाया गया था, तो बुद्ध की प्रतिमा जो बनाया गया था वो सबसे पहले मथुरा शैली में बनाया गया था, ठीक है, मथुरा शैली में बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये चित्रकार संबंध रखते हैं मुगल शैली से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है कि उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संगीत का बाइबल किसे कहते हैं? नाट्यशास्त्र, सूरसागर, नाद विनाद, सूफीनामा, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है, ये पुस्तकें हैं। तो किस पुस्तक को उत्तर भारत में जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसको बाइबल कहते हैं? तो सही आंसर कौन सा है, तो सही आंसर है कौन सा, नाट्य शास्त्र हो जाएगा। तो नाट्य शास्त्र को कहते हैं। तो नाट्य शास्त्र ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक आप देखेंगे तो ये भरत मुनि की है, भरत मुनि की है, ठीक है, भरत मुनि की है। और हमने पढ़ा है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इन्होंने क्या बताया है कि जो रसों की संख्या है, जो हमने हिंदी में पढ़ते हैं, रसों की संख्या इसमें कितनी बताई है, तो 8 बताई है। कितनी बताई है, तो 8 बताई है, ठीक है। तो अब बाइबल आप देखेंगे, वैसे बाइबल जो ग्रंथ है ये ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। बाइबल जो है ईसाइयों का ये क्या है, पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है कि राज्य में हिंदू स्थापत्य निर्माण का प्रमुख स्थान है। राज्य में हिंदू स्थापत्य निर्माण का प्रमुख स्थान है फतेहपुर, जौनपुर, वृंदावन या बनारस, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका, तो वह है वृंदावन, ठीक है। देखिए वृंदावन जो है, वृंदावन को पहले हम लोग कहते थे ब्रह्मसारणी, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम है, ये है ब्रह्म सारणी, ठीक है। क्या नाम है, ब्रह्म सारणी इसको पहले कहा जाता था। तो वृंदावन में आप देखेंगे तो वृंदावन में कुछ ऐसे, हालांकि अधिकांश देखा जाए, अधिकांश जो मंदिर हैं वो मुगल काल यानी कि मध्यकाल से में निर्मित है, मध्यकाल में निर्मित है अधिकतम मंदिर। और उन मंदिरों में देखा जाए तो जो इस्लामिक जो शैली है, जो इस्लामिक शैली है, इस्लामिक शैली का कुछ क्या इस पर प्रभाव पड़ा हुआ है, यहाँ पे हिंदू मंदिरों पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे कि अगर एक देखेंगे गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर, ठीक है। तो गोविंद देव मंदिर, ऐसे अन्य कई सारे मंदिर हैं
जिन पे हमें इस्लामिक शैली का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इस्लामिक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ लिखा है कि राज्य में हिंदू स्थापत्य निर्माण का प्रमुख स्थान क्या है, तो वृंदावन। ठीक है, तो वृंदावन में जो मंदिर बने वो मध्यकाल के बने हैं। और आपने पढ़ा होगा कि वृंदावन यानी कि जो मथुरा है वहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं, यानी कि हर एक मकान के बाद एक मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वृंदावन में गेंद को ऊपर उछालते हैं तो मतलब कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी लगभग रहती है कि वो गेट किसी न किसी मंदिर पे ही गिरेगा, क्योंकि वहाँ मंदिरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, गली गली में तो मंदिर वहाँ पे हैं। ठीक है, लेकिन जरा आप देखिएगा कि वृंदावन में कुछ और भी मंदिर हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जब सवाल है कि वृंदावन के मंदिर में देखा जाए तो वृंदावन के मंदिर की अगर बात करते हैं तो वृंदावन में कई सारे मंदिर हैं जो आपके एग्जाम के लिए भाई इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिएगा कौन कौन से, देखिएगा एक आपको मिलेगा यहाँ पर प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर। दूसरा है आपका पागल बाबा 11 मंजिल मंदिर। ठीक है, आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको मिल जाएगा राधा मंदिर, या फिर इसे हम लोग लाडली मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, लाडली मंदिर कहते हैं। इसके अलावा यहीं पे आपको एक अंग्रेज मंदिर मिल जाएगा, अंग्रेज मंदिर। ठीक है, तो ऐसे कई सारे मंदिर आपको मिल जाते हैं। कहाँ पे, तो वृंदावन में मिल जाते हैं, जिसमें से देखिएगा ये प्रेम मंदिर और पागल बाबा 11 मंजिल, ये मंदिर यहाँ पे क्या है, फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यक्षों या अक्षरियों की विशाल प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, मथुरा से, आगरा से, बनारस से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो कौन सा है, आपका मथुरा। ठीक है, तो मथुरा में कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ से यक्षों या अक्षरियों की विशाल प्रतिमाएं प्राप्त की गई हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना मथुरा से। ठीक है, तो आगे चलते, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। आगरा में चित्रकला या चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, आगरा में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया था, तो ऑप्शन आपके 4 हैं। क्या जहांगीर ने कराया, ठीक है, अकबर ने, या फिर शाह आलम द्वितीय, या शाह आलम द्वितीय। तो देखिए यहाँ पर चित्रशाला के निर्माण की बात कर रहा है, तो ये सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जहांगीर। तो जहांगीर ने आगरा में क्या कराया था, चित्रशाला का निर्माण कराया था। ठीक है, आपको ये भी विशेष बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये शाहजहां की बात करेंगे। शाहजहां से एक सवाल बनता है कि किसने फतेहपुर सीकरी से अपनी राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र की थी, तो वो कौन सा, शाहजहां। तो शाहजहां ने क्या किया था कि जो मुग़लों की जो राजधानी है, राजधानी इसने क्या किया था कि जो आगरा है, ठीक है, आगरा में कौन सा, तो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी से ये कहाँ ले गया था, तो जहानाबाद बोलते हैं, जहानाबाद वर्तमान में वो दिल्ली में ही पड़ता है। ठीक है, कहाँ ले गया, तो जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद जो कि कहाँ पड़ेगा, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली ले गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अगर देखेंगे शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ये भी क्या है, मुगल शासक ही हैं। लेकिन जब आपने सुना होगा कि जिस समय बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो उसमें 3 जो राजा होते हैं वो एक तरफ से मिलकर लड़ते हैं, जिसमें से मुगलों की तरफ शाह आलम द्वितीय होते हैं, और नवाब जो अवध के नवाब है शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये सब लोग मिलकर लड़ते हैं और हार भी जाते हैं। अगला है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी है। ठीक है, ये देखा आपने लिखा है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी है, मिर्जापुर शैली, मथुरा शैली,
शैली या मुगल शैली। तो सही आंसर आपका कौन सा है? मुगल शैली। ठीक है, तो मुगल शैली मध्यकाल में प्रमुख चित्रकला की शैली रही है। ठीक है, बाकी मथुरा शैली की बात करें तो मथुरा शैली, ये जब राजा कनिष्क की बात करते हैं तो ये कुषाण वंश के समय मथुरा शैली का क्या हुआ था? विकास हुआ था। और जैसे कुषाण वंशों में 2 शैली का विकास हुआ था, एक गांधार शैली और दूसरा था मथुरा शैली। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। ठीक है, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल की कला का सर्वोत्तम नमूना है? कुषाण काल का, मौर्योत्तर काल का, गुप्त काल का या मौर्य काल का? तो सही आंसर इसमें कौन सा है आपका? तो मौर्य काल का। कौन सा है? मौर्य काल का। तो जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है, ठीक है, जो शेरों, जो 4 शेर छपे हुए हैं जो एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए मौर्य काल की बात करते हैं तो ये जो सारनाथ का जो स्तंभ है, जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है, ये भारत का क्या राजकीय चिन्ह है। ठीक है, भारत का राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो वो कौन है? सारनाथ का सिंह स्तंभ। सिंह स्तंभ, सिंह स्तंभ। और ये जो सारनाथ का सिंह स्तंभ बना है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, ये कैसे बना है? तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। तो ये बना है लाल बलुआ पत्थर से। पत्थर से ये क्या है? निर्मित है, निर्मित। तो इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था अशोक द्वारा निर्माण, द्वारा निर्मित। ठीक है, तो ये सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, ये ध्यान रखना कि सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है। सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है, ये सुरक्षित है। ठीक है, तो ये मौर्य काल का है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो ये सारनाथ में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भारत का क्या राजकीय चिन्ह से हमने बना रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? जहांगीर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या अकबर ने? तो सही आंसर इसमें क्या है? सही आंसर है आपका अकबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। देखिएगा फतेहपुर जब सीकरी की बात करते हैं, फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की बात करें तो ये कब? तो 1500, आप देखेंगे तो लगभग 71। ठीक है, कहीं कहीं आपको 73 लिखा मिल जाता है। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किसने कराया? तो अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने कराया था। किसने कराया? अकबर ने कराया था। ठीक है, और अकबर ने अपनी राजधानी भी इसे बना लिया। ये आप देखेंगे आगरा से, लगभग आगरा से देखेंगे तो 35 या 36 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या है? फतेहपुर सीकरी है। और फतेहपुर सीकरी जो किला है आपका, वो एक यूनेस्को साइट से, यूनेस्को का एक धरोहर है या उसकी सूची में ये शामिल है। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया था। तो जो फतेहपुर सीकरी है, तो फतेहपुर सीकरी का जो आपका किला है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी का जो किला है, इस किला में क्या क्या चीज़ें हैं? ठीक है, तो इस किला में आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस किला में आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा पंच महल, मिल जाएगा पंच महल है। इसके अलावा इसमें जोधाबाई महल है, जोधाबाई महल है, जोधाबाई महल है। इसके अलावा उसमें देखेंगे तो आपका दीवाने खास है। ठीक है,
इसके अलावा इसी में देखेंगे फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी में आपको मिल जाता है बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा आपने सुना होगा कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कराया था, गुजरात विजय अभियान के दौरान कराया था, ठीक है। तो जब गुजरात विजय अभियान अकबर ने स्वयं किया था, और अकबर ने सबसे पहले ही जो आपकी खंबात की खाड़ी है, ठीक है, जो कि कौन सी है, खंबात की खाड़ी, देखिए कैम्बे की खाड़ी कहते हैं, तो उसको सबसे पहले अकबर ने समुद्र देखा था, कैम्बे की खाड़ी को देखा था, ठीक है। तो ये बुलंद दरवाज़ा, ध्यान रखना, बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर ने अपने गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य में कराया था, ठीक है, उपलक्ष्य में कराया था, जब जीत गया था तो कराया था। अब बुलंद दरवाज़ा की जो हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो ध्यान रखना, वो कितनी है, तो 53.6 मीटर की है। कितनी है, 53.6 मीटर की है। और जो इसका जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो आपका कितना है, 35 मीटर का है, ठीक है, कितना है, 35 मीटर का है, ठीक है। तो ये हाइट भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट में सवाल पूछ लिया था कि रूमी दरवाज़ा की हाइट कितनी है, तो रूमी दरवाजे की हाइट है कितनी, 60 फीट, जबकि अगर यहाँ देखा जाए तो ये मीटर में है। तो बुलंद दरवाज़ा क्या है, 53.6 मीटर है, ठीक है, जबकि चौड़ाई कितनी है, तो 35 मीटर है। उसके अलावा जो आपका फतेहपुर सीकरी है, ध्यान रखने का कि जो फतेहपुर सीकरी है यह एक यूनेस्को क्या है, साइट है। ये क्या, यूनेस्को साइट है, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी क्या एक यूनेस्को साइट है, जिसे 1983 में क्या हुआ था, शामिल किया गया था, लगभग 1983 में शामिल किया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसको सारा बातें जो फतेहपुर सीकरी से लेकर, उसके अलावा देखिएगा फतेहपुर सीकरी में ही देखा जाएगा तो यहीं पर आपको एक मिल जाएगा जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यहीं पे है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ठीक है। तो जिसे अकबर बहुत मानता था, तो शेख सलीम चिश्ती की अगर बात करें तो इनके ही आशीर्वादों से अकबर का पुत्र जीवित रहता है, तो इसीलिए नाम रख देते हैं सलीम। बाद में आगे चलकर उसकी उपाधि मिलती है जहांगीर की। तो चलिए ये डाटा आपको इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है कि उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की थी, असित कुमार हलदार, चमन सिंह, ललित मोहन सेन या विश्वनाथ मेहता, के विश्वनाथ मेहता। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा है, ललित मोहन सेन। तो ललित मोहन सेन ने क्या किया था, तो चित्रकला में ग्राफिक विद्या का विकास किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1956, 1968, 1957 या 1969। तो जो सही आंसर है आपका वो कौन सा है, तो 1957, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश में आपका जो संस्कृति विभाग है, तो हमने पढ़ा था संस्कृति विभाग के अधीन ही हमने पढ़ा कि जो आपका ललित कला अकादमी है उसका हमने एक क्षेत्रीय शाखा खोल रखी है लखनऊ में, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य निम्न में से कहाँ मिलते हैं, ठीक है। देवगढ़, ललितपुर, भीतरगांव, कानपुर, भीतरी गाजीपुर या उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो जो ललितपुर में है ना देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। तो देवगढ़ में क्या है, देवगढ़ में ध्यान रखेंगे कि देवगढ़ में यहाँ पे है दशावतार मंदिर, ठीक है। और ये बना है किसमें, तो पंचायतन शैली में। किसमें बना है, तो पंचायतन शैली में बना है, ठीक है। तो मंदिरों की बेसिकली 3 शैलियाँ होती हैं, ठीक है। एक होता है आपका द्रविड़ शैली, नागर शैली और पेशर
शैली, ठीक है ना। तो और दूसरा आपका देखो यहाँ पे भीतरगांव मंदिर, ये कानपुर में। अच्छा ध्यान रखना, जो भीतरगांव मंदिर है ये कानपुर में है, तो लेकिन कानपुर तो दो है, कानपुर दो है, एक कानपुर नगर है, एक कानपुर देहात है। तो अगर ये सवाल होता है कि ये कहाँ पे है, कानपुर नगर में है कि कानपुर देहात में, तो फिर कानपुर ये देहात हो जाएगा, ठीक है ना। जो भीतरगांव मंदिर है, ध्यान देंगे, भीतरगांव जो मंदिर है ये कानपुर देहात में है, ठीक है, कानपुर देहात वाले में है, ठीक है। और ये भीतरी मंदिर गाजीपुर में। तो यहाँ पे बड़ी आप देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये भीतरगांव है, ये कानपुर हो जाएगा, ये भीतरी है। तो भीतरगांव और भीतरी में दोनों अंतर आपको समझना होगा। तो भीतरी गाजीपुर और भीतरगांव कानपुर, ठीक है। जो मंदिरों का निर्माण शैली शुरू होती है वो गुप्त काल में ही होती है। ये सवाल कई बार आता है कि मंदिरों को जो निर्माण शैली है वो किस काल में शुरू हुआ, तो वो गुप्त काल में ही क्या होता है आपका शुरू होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर अगर सवाल ये है कि अगर अब एक हम भारत का मैप लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भारत का हमने मैप लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं जो आपका ये वाला हिस्सा हो गया आपका नॉर्थ का, ठीक है, ये नॉर्थ वाला बेल्ट हो गया। तो यहाँ पर जो चलेगा वो आपका नागर शैली के मंदिर मिलेंगे, ठीक है, नागर शैली के मंदिर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर मिडल में यहाँ पर अगर देखोगे, मिडल वाले भाग में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो शैली मिल जाएगा वो होगा आपका वेसर शैली, ठीक है। कौन सा होगा, वेसर शैली के मंदिर होंगे, वेसर शैली के मंदिर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो इसी के और आप साउथ में चलेंगे तो यहाँ पे आपके द्रविड़ शैली के मंदिर मिल जाते हैं, ठीक है, द्रविड़ शैली, ठीक है। किस शैली के, तो द्रविड़ शैली के मंदिर मिल जाते हैं। तो इन मंदिरों की विशेषता क्या है, इन मंदिरों की विशेषता की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए कि यहाँ पर जो मंदिर बनेगा वो उसमें एक शिखर होगा, उसमें क्या होगा, उसमें एक ऐसे शिखर होता है, ठीक है। तो इसके होते हैं नागर शैली के मंदिर। जैसे कि अभी आपने देखा कि अयोध्या में जो 161 फीट की जो राम मंदिर बना है वो नागर शैली में ही बनाया गया, ठीक है। द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो द्रविड़ शैली के मंदिरों जो होते हैं वो पिरामिड नुमा होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो पिरामिड नुमा होते हैं, यानी कि शिखर जो होंगे वो कैसा होगा, संकीर्ण होगा, लेकिन जो आधार होगा वो चौड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार के मंदिर होते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो मिश्रण है, ठीक है, इन दोनों का जो मिश्रण है वो कौन सा, वेसर शैली है, जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली क्या हो आपके मिले हुए, ठीक है। तो अगर द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात करेंगे तो इसका एक प्रमुख नमूना आप देखेंगे तो जो मीनाक्षी मंदिर है, कौन सा, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर कौन सा वाला, वही मदुरई, मदुरई जो तमिलनाडु में, वो इसका फेमस है, ठीक है। बाकी नागर शैली की बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर है वो सब नागर शैली के ही हैं। चाहे वैष्णो माता मंदिर की बात कर लें, चाहे राम मंदिर की बात कर लें, ठीक है, सोमनाथ मंदिर की बात कर लें, वो नागर शैली में ही मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे वेसर शैली की बात करेंगे तो वेसर शैली का हम जो देखेंगे तो उड़ीसा के बहुत सारे मंदिर ये वेसर शैली में ही निर्मित पाए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बहादुर हुसैन खां किस संगीत घराने से संबंध रखते हैं, किराना घराना, अतरौली घराना, रामपुर घराना या बनारस घराना। तो देखिए इसमें जो आपका सही आंसर है वो कौन सा, आपका रामपुर घराना, ठीक है, रामपुर घराना, ठीक है। घराना एक प्रकार का ऐसा स्थान होता है जहाँ पर प्रमुख लोग एक साथ कह सकते हैं कि विभिन्न वाद्य यंत्र या संगीत या अन्य प्रकार की चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार का वो एक समूह होता है या, ठीक है। तो ये देखिए किराना घराना की बात करते हैं तो किराना घराना के बड़ी फेमस एक शास्त्रीय संगीत गायक रहे हैं जिनका नाम है पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। तो किराना घराना कौन है, तो आपके एक मिलेंगे पंडित भीमसेन जोशी, वो इसी घराने के हैं, ठीक है। और ये किराना घराना है कहाँ पे, तो ये किराना घराना जो आपको मिलेगा, ये किराना घराना आपके यूपी में है, ठीक है, यूपी के
मुजफ्फरनगर जिले में ये आपको पड़ता है, ठीक है ना, मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है, ठीक है। हालांकि इसके अब दो भाग हो गए, जो शामली वाला हिस्सा है वहाँ पे भी इसका एक पार्ट हो गया। अतरौली घराना की बात करें तो अतरौली घराना कहाँ पे है, तो ये अलीगढ़ में है। कहाँ पे है, अलीगढ़ में है, ठीक है। तो अलीगढ़ में जो घराना है उसे अतरौली घराना कहते हैं। किराना घराना मुजफ्फरनगर यूपी में है। रामपुर घराना तो ये क्या हो जाएगा आपका, रामपुर जो फेमस है चाकू के लोहा पे। अब बनारस घराना, तो बनारस घराना बड़ी ही फेमस है अपने देखा जाए कथक और ठुमरी गायन के लिए भी फेमस है ये बनारस घराना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। ये ठुमरी गायिका है, क्या है, ठुमरी गायिका है, यानी कि कुल मिला के शास्त्रीय संगीत गायिका ही है गिरजा देवी। लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद या वाराणसी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ की जो ठुमरी गायिका की अगर बात करते हैं तो उनमें से एक कौन है, गिरजा देवी है, ठीक है। गिरजा देवी के अलावा इसमें एक आ जाती हैं सिद्धेश्वरी देवी भी इसी में शामिल हो जाती है, ठीक है। और सितारा देवी भी, ये भी इसी में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बनारस की ही है, ठीक है। तो बनारस के अन्य की बात करें तो सितारा देवी, गिरजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, ये सब ठुमरी क्या है, गायिकाएँ हैं जिनका जन्म कहाँ हुआ है, बनारस में हुआ, ठीक है। अच्छा, लखनऊ घराना भी है एक, लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराना को हम लोग कहते हैं पूरब घराना, इसे कहते हैं पूरब घराना कहते हैं, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाए कि लखनऊ घराने को और कौन सा घराना कहते हैं, तो इसे पूरब घराना भी कहते हैं, ठीक है। पूरब घराना भी हम लोग कहते हैं, जहाँ पे बिरजू महाराज आप देखेंगे तो गुदई महाराज, ठीक है, ये सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला चलिए देखिए क्वेश्चन अगला है कि लखनऊ घराने के संस्थापक कौन है। बिरजू महाराज, मलूक दास, भीमसेन जोशी या किशन महाराज, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे सही आंसर इसका क्या होगा। तो लखनऊ घराने के संस्थापक की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो लखनऊ घराना इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, हालांकि रियल में देखा जाए तो रियल में बिरजू महाराज तो संस्थापक नहीं है, लेकिन अब इन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इन ऑप्शनों में देखा जाए तो वो बिरजू महाराज को ही माना जाएगा, क्योंकि यही संबंध रखते हैं कहाँ से, लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मलूक दास है, ठीक है, ये आपका मलूक दास है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बिरजू महाराज हो जाएगा, ठीक है, बिरजू महाराज हो जाएंगे। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे रहा है, इनका संबंध रहा है कथक से, कथक से रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय जो नृत्य है वो कौन सा है, कथक है, जिसका उत्पत्ति हम लोग लखनऊ घराने से ही मानते हैं। उसके बड़े ही फेमस कलाकार रहे हैं कौन, बिरजू महाराज, जो भी कुछ दिन पहले देखा जाए तो इनका निधन हो गया था। उसके बाद देखिए पंडित भीमसेन जोशी की हमने बात ही किया था कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के हैं, तो आपने देखा कि ये आपके जो किराना घराना था यहाँ के थे, ये किराना घराना के ये थे। किशन महाराज, कई बार सवाल पूछा गया। तो जो किशन महाराज है, किशन महाराज का संबंध रहा है तबला वादन से, ठीक है। किशन महाराज का संबंध किससे रहा है, तो तबला वादन से, तबला वादन से इनका संबंध रहा है किशन महाराज, ठीक है। तो बाकी बहुत सारे ऐसे महाराज हैं जो लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं, जैसे कि लच्छू महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए, ठीक है, विंदादीन हो गए, वो सब लखनऊ घराने से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। लेकिन बिरजू महाराज जो है ये संस्थापक माने जाएंगे लखनऊ घराने के, अभी तो फिलहाल यही माने जाएंगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो उसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो लखनऊ घराना है, लखनऊ घराना, तो लखनऊ घराना में आपके जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति रहे हैं उनमें एक नाम आएगा अच्छन महाराज का, अच्छन महाराज। फिर नाम होगा उसमें लच्छू महाराज। फिर नाम होगा इसमें विंदादीन, इसमें नाम होगा विंदादीन नाम होगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका नाम आएगा गुदई महाराज,
गुदई महाराज, ठीक है। इसके बाद कंठे महाराज, कंठे महाराज, ठीक है। तो ये सारे नाम आते हैं और उसमें बिरजू महाराज तो इसमें शामिल है ही है, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ये भी लखनऊ घराने से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि दान तीर्थ स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? मेरठ में, कुशीनगर में, प्रयागराज में, कानपुर में। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए जो सही आंसर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा, ठीक है, मेरठ, ठीक है। अच्छा, मेरठ में सवाल ध्यान रखिए कि मेरठ में एक मंदिर है जिसे पूछा जाता है औघड़ नाथ मंदिर, औघड़ नाथ मंदिर। ये कहाँ पे है? तो ये पड़ेगा आपको मेरठ में होगा, ठीक है। कहाँ होगा? मेरठ में होगा, औघड़ नाथ मंदिर, ठीक है, यहाँ पे। इसके अलावा मेरठ में आप देखेंगे तो एक स्थान पड़ता है कौन सा? सरधना। कौन सा पड़ता है? सरधना। एक यहाँ पे जगह पड़ेगा कौन सा? सरधना, सरधना। तो सरधना में ही सरधना मेला लगता है, सरधना यहाँ पे मेला लगता है, मेरठ में ही लगता है, ठीक है, मेरठ। इसके अलावा मेरठ की हम लोग बात करेंगे तो मेरठ को हम लोग खेल नगरी भी तो कहते ही कहते हैं, स्पोर्ट सिटी, खेल नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? खेल नगरी कहते हैं। इसके अलावा इन ऑप्शनों को अगर आप देखेंगे, कुशीनगर की हम लोग बात करते हैं, कुशीनगर। तो कुशीनगर में बुद्ध को क्या हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी इनका क्या हुआ था? यहाँ पे निधन हुआ था। कुशीनगर, कुशीनगर में ही देखा जाएगा तो भारत का पहला, यानी कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर, ठीक है, ट्रांसजेंडर क्या बन रहा है? विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, ठीक है, कुशीनगर में ही, ठीक है। बाकी देखेंगे अगर ये प्रयागराज से, देखो 1 2 3 सवाल आपसे प्रयागराज से आपसे बन जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए प्रयागराज में क्या है, सवाल क्या बनेगा आपसे कि खुसरो बाग पूछता है कि खुसरो बाग कहाँ पे है? तो खुसरो बाग प्रयागराज में है। उसके अलावा आपके देखेंगे तो अकबर का जो किला है यहीं पे है, जो कि ये यमुना तट पे है, ठीक है। इसके अलावा प्रयागराज में ही आप देखेंगे तो नैनी ब्रिज है, नैनी ब्रिज है, हालांकि नैनी जेल भी यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका एक मिलेगा अल्फ्रेड पार्क, जो इसका नया नाम हो चुका है क्या? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। उसके अलावा यहाँ पे एक मिंटो पार्क है, मिंटो पार्क, जहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को सुनकर पढ़कर मतलब सुनाया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रयागराज की हम लोग बात करते हैं तो यहीं पर एक आपको भारद्वाज, ठीक है, भारद्वाज आश्रम भी है, यहीं पे है, भारद्वाज आश्रम है, ठीक है, भारद्वाज आश्रम है। तो ये जो नैनी की बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि जो ज्योग्राफी में हमने पढ़ा कि जो नैनी इलाहाबाद है, यहाँ से जो भारतीय मानक समय रेखा है वो गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उनमें एक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश भी है। तो अगर ऑप्शन में अगर दे रखा है कि भारत में जो समय का निर्धारण होता है वो किस स्थान से होता है और नैनी प्रयागराज दे रखा है, तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा? वो ऑप्शन सही होगा। अगर नैनी प्रयागराज अगर नहीं दे रखा है तो फिर ऑप्शन में आपको मिर्ज़ापुर भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो मिर्ज़ापुर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की जो कला और संस्कृति से कुछ क्वेश्चन रहे हैं उसको हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको इसको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।